नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने सुना अनोखी दुल्हन का पहला भाग, जिसमें राहुल और सौम्य दो दोस्त एक कंपनी में मेरठ में काम करते थे और वो पहाड़ों पर घूमने गए हुए थे, जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है और राहुल उसको अपने साथ लेके आ जाता है। अब उसका अगला भाग। बस मुझे 2 जून की रोटी दे दिया करना, आपके बाल बच्चों की देखभाल करूँगी। पर मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं तो अकेला हूँ, अपने एक साथी के साथ रहता हूँ। आप लड़की है, हमारे साथ कैसे रह सकेगी? राहुल को उससे बात करना अच्छा लग रहा था। कोई बात नहीं, आप बहुत भले हैं, लड़की बड़े विश्वास भरे स्वर में बोली। तुमसे किसने कह दिया मैं भला हूँ? राहुल ने कहा। अब वह हंसी। मैं मन पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, मन की बात जान लेती हो? वो कैसे? राहुल उससे ज़्यादा बात करना चाह रहा था। सोच रहा था अभी थोड़ी देर में ये अपने घर चली जाएगी, बस ऐसे ही। ये तो मुझे भगवान ने क्षमता दी है। आपके मन के भीतर क्या है मैं पता लगा लेती हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है, चलो। मैं भी एक काम वाली को ढूंढ रहा था, पर मेरे साथ एक साथी रहता है। राहुल उसे काम वाली कहकर चिढ़ा रहा था। अच्छा, तब तो झंझट है, वह बोली। उनके सामने नहीं आऊँगी, क्या पता किसकी कैसी फितरत है। फिर चलो, तुम जहाँ जाना चाहो वहीं पहुँचा दूँगा। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी मेरा और कहीं ठिकाना नहीं है। 2-4 दिन ही रहूँगी, इसी बीच अपना कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगी। तुम क्या करोगी क्या नहीं वह तुम्हारी मर्जी, जैसे भी रहना चाहो रहो। चलो। यह कहानी सुनकर अब राहुल उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। इस समय इस सुनसान जंगल में अकेले लड़की को ऐसा ही छोड़ना उसका मन गवारा नहीं कर रहा था। दूसरे कौशिक के मन में आ रहा था कि अब यह फिर भटकेगी और फिर किसी की बदनीयती का शिकार होकर आत्महत्या करने के लिए भागेगी। इसलिए वह उसकी मदद करने के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था उसको अपने यहाँ ले जाएगा, फिर कोई सही जगह पर कमरा दिलवा देगा और कोई जॉब भी लगवा देगा। अच्छी सोच थी। ये लो, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, अपने बारे में तो बताया ही नहीं। अच्छा, मैं राहुल हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। मेरे साथ मेरा साथी सौम्य रहता है, वह भी इंजीनियर है। मेरा नाम मीनाक्षी है, लेकिन सब मुझे मीनू कहते हैं। छोटा नाम सबको अच्छा लगता है। स्वभाव से बहुत बातूनी लग रही थी। बात बात पर खुलकर हंसना, ठहाका लगाना उसकी आदत में शुमार था। इतनी घायल होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। राहुल उसको सहारा देकर धीरे धीरे ऊपर लाया। सौम्य ने मीनू को देखा तो उस पर अजीब सी प्रतिक्रिया हुई। उसने मीनू के बारे में पूछा और जब उसे मालूम हुआ कि वह दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गई थी तो उसने सहानुभूति भी की। लेकिन जब राहुल ने उसे बताया कि इसका कोई नहीं है और अपने घर ले जा रहे हैं तो उसने साफ मना कर दिया और बोला, अगर ये हमारे साथ रहेगी तो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। यह ठीक नहीं है, तो इसका एड्रेस पूछ और हम अभी इसको इसके घर छोड़ के आते हैं। लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है, राहुल ने कहा। नहीं है तो ना हो, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, सौम्य ने लड़की की तरफ घूरते हुए कहा। अरे यार, 2-4 दिन की बात है, फिर कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा, कहकर राहुल ने एक नज़र लाचार खड़ी मीनू की तरफ डाली। उसे उस पर बहुत दया लग रही थी। सोच रहा था कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। बस तभी तो ये कड़वी बातें खड़ी खड़ी सुन रही है। उसे इस समय सौम्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मीनू को और ज़्यादा बुरा ना लगे, इसलिए वो सौम्य को एक किनारे ले गया और बोला, यार जरा तू सोच, अगर हम इसे यहाँ छोड़कर चले गए और कोई दुर्घटना घट गई तो क्या हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? और यह तो जान, इसकी यहाँ कौन मदद करने आएगा? कमाल की बात थी कि अभी थोड़ी देर पहले मिली इस लड़की की बातों में इतना दम था कि राहुल ने फैसला कर लिया कि वह लड़की जाएगी तो हमारे साथ जाएगी। सौम्य के ज़्यादा मना करने पर राहुल ने तैश में आकर कह दिया, मैं इसकी मदद करूँगा, तुम चाहे तो अलग रह सकते हो। यह सुनकर सौम्य चुप हो गया। मीनू के आने के बाद सब पलट गया। कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती है।
घर में उनका हाथ लग जाए तो चमक उठता है। यह बात यहीं पर सही साबित हो रही थी। अभी तक इन लोगों का रहने वाला आशियाना घोंसला बना हुआ था। कहीं की चीज़ कहीं मिलती थी, कुछ ढूंढने जाओ तो घंटों लगते थे। बस दोनों रात को टिकने के लिए ही आते थे घर में। बड़े ही नाजों से पले बड़े इन दोनों लोगों ने कभी काम तो किया नहीं था, इसलिए अनाड़ीपन में जैसे तैसे रह रहे थे। खाना बाहर खा कर आते थे या मंगवा लेते थे। खाना तो कभी बनाया ही नहीं। अब मीनू ने सब संभाल लिया। इतना अच्छा खाना बनाती थी कि दोनों उंगलियां चाटते रह जाते थे। सौम्य कहता था कि ऐसा ही खाना उसकी माँ भी बनाती है। घर में रौनकों का मेला लगा था। अब हालत दूसरी हो चुकी थी। पहले मीनू के लाने में इतनी नानुकुर दिखाने वाला सौम्य अब कोई आनाकानी नहीं करता था। और कौशिक जैसे ही मीनू के लिए कोई जॉब या नौकरी ढूंढने की बात करता तो भी वह कहता, रहने दो, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे। और जब वह कहीं मीनू के लिए कोई घर ढूंढता तो सौम्य उसे भी मना कर देता। वह पढ़ी लिखी तो है, इससे भी अच्छी जॉब मिल सकती। इस तरह से धीरे धीरे दिन सरकते जा रहे थे। आज सौम्य का बर्थडे था। सौम्य बहुत ही खुश था। सवेरे उसने अपने मम्मी से बात की थी। मम्मी ने उसे आने के लिए कहा भी, लेकिन छुट्टी नहीं थी। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा, देखो सौम्य, बेशक तुम यहाँ नहीं आ पाए हो, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारा केक नहीं कटा है, इसलिए अपना केक ज़रूर काट लेना। लेकिन मम्मी, मैं यहाँ कैसे कुछ कर सकता हूँ? आप भी तो आ सकती थी, मैंने आपसे तो पहले ही कहा था। बेटा, मैं कैसे आ सकती थी? या तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे छोड़कर कैसे आ पाती? बेटा, अपने 2-4 दोस्तों को बुला लेना, खाना पीना बाहर से ले आना। और हाँ, तुम बता रहे थे कि तुम्हारे घर पर एक काम वाली लड़की है जो कौशिक लिया है, वह तो कर लेती होगी, उससे इंतज़ाम करवा लेना। ठीक है मम्मी, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने मीनू से आके बात की और बताया कि मेरा जन्मदिन है, अपने 2-4 दोस्तों को बुलाऊंगा, क्या तुम खाना बना लोगी? उसने हामी भर दी। सौम्य बहुत खुश हो गया और उसको धन्यवाद देते हुए बोला, क्या है कि ये ऐसा पहला अवसर है, मेरा बर्थडे पर मैं अकेला हूँ। घर पर तो बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी छुट्टी नहीं है, मैं घर पर नहीं जा सकता हूँ, तो घर को मिस कर रहा हूँ। इसलिए छोटी सी पार्टी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा इसी बहाने। आप चिंता ना कीजिए, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी। मीनू ने उसे भरोसा दिलाया। ठीक है, आप सामान की लिस्ट बनाइए, मैं लौट कर लेता आऊँगा। और बाकी सारा सामान आप यहाँ से खुद ही ले लेना, मैं जल्दी भी आ जाऊँगा। और राहुल तो 2 बजे ही आ जाएगा। तभी बाथरूम से आते हुए कौशिक ने कहा, भाई क्या खिचड़ी पक रही है हमारे पीछे? कौन सी पार्टी अरेंज की जा रही है जो हमें भी नहीं पता? बताइए मीनू जी। मीनू मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी नहीं बता रही, मैं तो सौम्य जी से ही पूछे। इतना समय गुजर जाने में तीनों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल हो गया था। शाम को छोटी सी पार्टी हुई जिसमें सोसाइटी के कुछ लोग थे। राहुल और सौम्य जब शाम को दोपहर के बाद जब लौट कर आए तो घर सजा हुआ था। मीनू ने सारी व्यवस्था कर ली थी। पार्टी समाप्त हो गई। थके हुए सभी लोग सो गए। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे अपना सफ़र पूरा कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा शहर शांति के आगोश में था और सन्नाटे की चादर हर जगह फैली हुई थी। ऐसे समय शहर में एक जगह सन्नाटे में कुछ हलचल थी। रात के 12 बजे थे। रोशन नगर मोहल्ले में गलियां सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं लाइट जल रही थी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक गीत गूंजने लगा। इस गीत में दर्द था, एक कशिश थी, ऐसी कशिश जो दिल को तोड़ कर रख दे। एक औरत गली में चली जा रही थी। अपनी धुन में मगन वह गाती चली जा रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो कमर से भी नीचे झूल रहे थे। लाल कपड़ों में वह रहस्यमयी लग रही थी। अगर कोई उसके चेहरे को देखता तो मालूम होता कि वह बहुत ही सुंदर है। गली में उसके निकलने पर इधर उधर सोए हुए बड़े कुत्ते
चौंक कर जाग उठे थे और भौंकने लगे थे, लेकिन उसे लगता था जैसे उन्हें इनकी परवाह नहीं है। वह ना एक बार भी चौंकी, ना इधर मुड़ी। धीमी धीमी चाल से बिल्कुल सीधी चलती जा रही थी। एक बार उसने नजरें उठाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजली तड़पती थी, जिससे वातावरण की भयानकता और भी बढ़ रही थी। उसने एक घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया और बड़े प्यार से पुकारा, प्रियांशु, प्रियांशु। थोड़ी देर में एक युवक ने दरवाजा खोला। उसे देखकर वह बुरी तरह से चौंका। तुम? हाँ मैं, बेहद सर्द और खरखराते स्वर में उसने कहा। प्रियांशु को जैसे लकवा मार गया। वह कुछ नहीं बोल पाया। उस युवक को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह उस औरत को पहचानता है। बेहद घबराई और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, आवाज तो मेरी बहन दिव्या की आई थी। मैंने सोचा दिव्या पुकार रही है। लाल कपड़ों में उस रहस्यमयी औरत ने भयानक हंसी हंसकर कहा, मुझे पता था कि ऐसे तुम नहीं निकलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन की आवाज में तुम्हें पुकारा। वैसे तुम घर से निकलते भी नहीं। प्रियांशु ने बड़ी मुश्किल में अटक अटक कर बताया, हाँ मैंने सोचा कि वह बाहर क्या खड़ी कर रही है, तभी मैं निकला था। आओ, मेरे साथ आओ। प्रियांशु उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने एक बार भी मना नहीं किया। वो मना करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे उसके कदम जकड़ गए हों। दोनों गुप्त अंधेरे स्थान पर आए। बहुत जोर से बिजली कड़की। वह औरत प्रियांशु की तरफ घूमी। उसकी रोशनी में उस औरत का चेहरा प्रियांशु ने देखा। प्रियांशु की चीख निकल गई। अब उसके सामने एक भयानक चेहरा था। तेजाब से उसके चेहरे का, गर्दन का और बाहों का मांस उधड़ा हुआ था। आंखें बाहर निकली पड़ी थी। खाल इधर उधर लटकी हुई थी। गर्दन से खून बह रहा था। एक हाथ उखड़ा हुआ था। उस जगह से अंदर का सारा मांस दिखाई दे रहा था। प्रियांशु जोर से चीख रहा था, क्या हुआ? डरने की क्या बात है? अब हम एक से हो जाएंगे। उसकी आवाज बहुत भयानक थी कि तभी जोर से बिजली कड़की। उस औरत ने एक तेज धार का चाकू निकाला और प्रियांशु की गर्दन पर मारा। अब प्रियांशु वहां से भागा। आश्चर्य की बात थी, अब उसकी आवाज भी निकल रही थी और उसके कदम भी नहीं जकड़े थे। प्रियांशु के गले से खून की धारा फूटने लगी। वह जोर जोर से चीख रहा था, भाग रहा था। अब वह औरत वहां नहीं थी। वह रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने अपने गले पर हाथ फेरा तो दहल उठा। उसका हाथ खून से भीग गया। गले से बार बार खून बह रहा था। उसे कुछ आहट लगी। जैसे ही उसने नजरें उठाई तो फिर से चीखने लगा। उसके सामने वह औरत खड़ी हंस रही थी। फिर उस औरत ने उसकी कलाई की नसें काट डाली। प्रियांशु अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैरों को जैसे फिर से लकवा लग गया था। वह भागना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन कमाल की बात है, ना तो भाग पा रहा था और उसकी चीखों को कोई नहीं सुन रहा था। अब उस औरत ने कैन निकाली। उसमें तेजाब भरा हुआ था। वह उसने प्रियांशु के सिर पर उड़ेल दिया। फिर तसल्ली से धीरे धीरे चलती हुई गायब हो गई। कौशिक के सामने सवेरे मीनू ने चाय लाकर टेबल पर रखी और अखबार भी रख दिया। राहुल ने मुस्कुराकर मीनू को और देखा। मीनू भी अभी नहाकर आई थी। गुलाब की तरह उसका चेहरा चमक रहा था। क्या बात है मीनू, आज बहुत खुश हो? राहुल ने पूछा। अरे कहाँ, आपको तो यूं ही लगता है।
राहुल ने अखबार पढ़ने मन लगाया। उसमें एक दुखद समाचार पर उसकी निगाह अटक गई। रोशन नगर कॉलोनी में एक युवक की निर्मम हत्या। हत्यारों का कुछ पता नहीं, पुलिस छानबीन कर रही है। पता नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया, जरा जरा सी बात पे हत्या कर देते हैं, है ना मीनू? उसने मीनू की तरफ देखकर कहा। हाँ जी, सही कहते हैं। किसी का कुछ पता नहीं किसी के मन में क्या है, और लोग धोखे से मार देते हैं। असल में लोग धोखे से ही ज़्यादा मारे जाते हैं। ये विश्वास है ना, विश्वास बहुत गलत चीज़ है। अगर विश्वास ना हो तो लोगों की ज़्यादा हत्या भी ना हो। अरे छोड़ो, तुम्हें क्या, ये तो दुनिया ही है जी, इसमें तो सब चलता ही रहता है। रोज अखबार की ऐसी घटनाओं से भरे रहते हैं, कभी हत्या तो कभी दुर्घटना। इसके पीछे आपस में हमें जिरह करने से क्या फ़ायदा। अरे ये सौम्य का है। उसने सौम्य को ना देख कर कहा। अभी भी सो रहा है क्या? पता नहीं उनको क्या हो गया, बहुत उखड़े उखड़े सवर से रहते हैं। आज सवेरे तो बहुत बेचैन लग रहे थे। अखबार को देखा और फिर डाल दिया। उसके बाद कहीं चले गए। तो दोस्तों, ये था दुल्हन का इंतकाम का दूसरा भाग। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। थैंक यू।